नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम ग्राम विकास अधिकारी के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में हम वनस्पति विज्ञान की शाखाएं पढ़ ली थी और उनके जनक पढ़ लिए थे और जंतु विज्ञान की शाखाएं भी पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने पढ़ लिए थे यहाँ से ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। भारत के प्रमुख शोध संस्थान और वनस्पति की पार्क ये भी हमने पढ़ लिए थे। इसके साथ साथ हमने कुछ विशेषता युक्त पादप पढ़ लिए थे, पौधे पढ़ लिए थे, जंतु विज्ञान की शाखाएं भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक और कुछ विचित्रताएं जो कि आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है वो। उसके अलावा मनुष्य में होने वाले रोग, अंतःस्रावी ग्रंथि, उनसे स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं वो हार्मोन्स। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि देखने में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं में से ही बनते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जंतु विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं जो कल हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, और उसके जनक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो जे मेडल को कहते हैं। जे मेडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जैविकी का जो जनक है वो है लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। विकिरण अनुवांशिकी H.J. मूलर। तुलनात्मक रचना G.Q. वियर। आधुनिक अनुवांशिकी बेटसन। जीरोंटोलॉजी वाल्डेमिर कोर्नेचेवस्की। आधुनिक शारीरिकी एंड्रियसन वेसेलियस। रक्त संचरण विलियम हार्वे। रक्त संचरण उसके बाद रुधिर वर्ग की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। वर्गीकी के पितामह कहा जाता है कोरोलस लिनियस को। जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची। आधुनिक भूरणिकी कार्ल वॉन वेयर। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज। सुजननिकी फ्रांसिस गाल्टन। माइक्रोस्कोपी मार्सेलो मालपीजी। एंडोक्रोनोलॉजी थॉमस एडिसन। और जंतु विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो अरस्तु। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पूछी जाती हैं परीक्षाओं में कि सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनी है नील व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा मोलस्का, सबसे आदि मोलस्का, सबसे आदि मतलब सबसे पुराना मोलस्का वो है किंटोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट वो है लेमर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प जो है वो है अजगर। सबसे बड़ा कपी बंदर वो है गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी है चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी है गिब्बन। जरायुज मछली काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहने वाली मछली है फ्राइनोसोमा। सबसे बड़ा जो मेंढक है वो है राना गोलिथ। सबसे बड़ा मेंढक कौन है? राना गोलिथ। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड। सबसे बड़ा सीपी ट्राइडेक्ना। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपोड फस्कस। सबसे आदि ऑर्थोपोडा पेरिपेटस। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टिल। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइजेंटोसोरम। सबसे बुद्धिमान होमोनिडा वो है मनुष्य। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट। सबसे आदि स्तनी स्केडिना। अंड प्रजनन स्तनी सैकविल प्लेटिप्स। अंड जरायुज स्तनी कंगारू। सबसे छोटा
उड़न पक्षी, कीवी, जरायुज मत्स्य, स्कोलियोडोन, जरायुज ऑर्थोपोडा, बिच्छू, जरायुज सर्प, वाइपर व समुद्री सर्प, एकमात्र विषैली छिपकली है हेलोडर्मा। अब बात करते हैं हम मनुष्य में होने वाले हास्य रोग, पढ़ चुके हैं वैसे भी पहले। आर्टिरियोस्क्लेरोसिस, धमनियों का कठोर हो जाना। हाइपरटेंशन, अधिक रक्तदाब यानी कि बीपी हाई। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर। प्रताप, नेत्र के लेंस का अपारदर्शित हो जाना। मनुष्य में होने वाले अंतःस्रावी रोग, महाकायता, पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका से एसटीएच हार्मोन्स का अधिक मात्रा में स्रावन होता है महाकायता नामक रोग में। ग्वाइटर रोग जो होता है वो गले से संबंधित होता है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ये ग्वाइटर रोग होता है, ग्वाइटर। मधुमेह, इंसिपीडिया, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी के कारण। एक्सोप्थेलेमिक ग्वाइटर, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावन के कारण। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्रंथि जो ये स्रावित करती है, यदि वो कम हार्मोन स्रावित होते हैं तो ग्वाइटर रोग होता है, और वो अधिक मात्रा में स्रावन होने लग जाता है उसका तो एक्सोप्थेमिक ग्वाइटर के नाम से इसको जाना जाता है। टिटेनी, पैराथार्मोन्स के कम मात्रा में स्रावन के कारण। वायरोलिज्म, एड्रेनिल की अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण। मधुमेह, मेलिटस, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन जब कम होता है तो मधुमेह मेलिटस रोग होता है। एडिसन रोग, कार्टिन हार्मोन्स के स्रावन में कमी होने के कारण ये रोग होता है। बोनापन, ग्रोथ हार्मोन्स जो है उसकी कमी की वजह से। एक्रोमेगली, ग्रोथ हार्मोन्स की अधिक स्रावन होने के कारण। मिक्सिडेमा, थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्राव के कारण। ग्रेव्स रोग, ये थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है। अब अभावजन्य रोग जो है मनुष्य में होने वाले वो कौन कौन से हैं, यानी किसी विटामिन की कमी की वजह से जो रोग होते हैं वो है जीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कॉर्निया का शुष्क हो जाना। जब विटामिन ए की कमी होती है तो आँख के कॉर्निया जो है वो शुष्क हो जाता है और उसकी वजह से जो रोग होता है उसको कहते हैं जीरोप्थेलेमिया। निक्टालोपिया, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है जो कि सामान्यतः रतौंधी रोग है। क्वासियोरकोर, प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी के कारण ये रोग होता है। स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेटस, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ओस्टियोमेलेसिया, ये जो प्रौढ़ लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी के कारण जो अस्थियों का रोग होता है वो होता है ओस्टियोमेलेसिया। हिमारेजी, ये विटामिन के की कमी के कारण होने वाला जो रोग है ये रक्तस्रावी रोग है। इसमें रोगी जो होता है उसके खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये रोग कहलाता है हीमोरेजी। मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणुजनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज, तो हर्पेस, ये त्वचा रोग है, ये स्पर्श करने से फैलता है। प्रतिश्याम रोग, इन्फ्लुएंजा यानी कि श्वसकीय रोग, जो श्वास से संबंधित रोग होते हैं वो। पोलियो, ये पोलियो रोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, तंत्रिका एवं पेशीय रोग होता है। उसके बाद पीलिया, जॉन्डिस, ये यकृत से संबंधित रोग होता है। उसके बाद रेबीज, ये रेबीज जो है ये भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। उसके बाद कनफेड़ा पंपस जिसको बोलते हैं, लार ग्रंथि का सूजन। उसके बाद रोहा,
ये नेत्र संबंधी रोग है। और कंजक्टिवाइटिस ये भी नेत्र संबंधी रोग है, जिसको आँख लाल हो जाती है और उसमें से पानी टपकने लगता है। इसके बाद जीवाणु जनित रोग, अच्छा ये विषाणु जनित रोग थे, वायरल डिजीज थी, ये संक्रामक वायरल डिजीज थी। अब बैक्टीरियल डिजीज की बात हो रही है। बैक्टीरियल डिजीज में तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण कर देती है और जो वायु का जो प्रसार होता है उसकी वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। उसके बाद प्लेग जो कि चूहों के कारण फैलता है, महामारी रोग है ये, और एक ये चूहों के पीसुओं द्वारा प्रसारित किया जाता है। रोहिणी रोग, डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया, तो ये गले से संबंधित रोग है। कुष्ठ रोग या कोढ़ या जिसको लिप्रेसी बोलते हैं, तो ये त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग है और इसका प्रसारण निकट और लंबे समय स्पर्श में रहने से होता है, कुष्ठ रोग का। उसके बाद टाइफाइड आंतों का संक्रमण है। धनुष्टंकार टिटनस जिसको बोलते हैं, वो हनु एवं ग्रीवव्याध संबंधित रोग है। उसके बाद है हेजा जो है गंदे पानी की वजह से फैलता है, गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी है। गोनोरिया ये वेनेरल रोग है। उसके बाद निमोनिया ये श्वास से संबंधित रोग है। कुकर खांसी ये गले और फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिफिलिस ये जनन संबंधी रोग है और इसमें जो स्त्री होती है वो प्रसारण का कार्य करती है, स्त्रियों द्वारा ये रोग प्रसारित होता है। भोजन विषाक्तन ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। और मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क संबंधी रोग है। इसके अलावा जंतुओं में पाई जाने वाली जो प्रमुख ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियां और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्वेत ग्रंथि का मतलब होता है पसीना निकालने वाली ग्रंथि होती है, उसको श्वेत ग्रंथि कहते हैं। तो स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद लैक्राइमल ग्रंथि ये आँखों में पाई जाती है, जो कि आँखों में नमी बनाए रखने के लिए सहायक होती हैं। सेरोमिनस ग्रंथि स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम समान पदार्थ का स्राव करने वाली ग्रंथि, यानी कि कान में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो सेरोमिनस ग्रंथि से निकलता है। तो पूछा जा सकता है कि सेरोमिनस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये कर्ण गुहा में पाई जाती है। एल्ब्यूमिनस ग्रंथि ये आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि है, जो कि विषैले द्रव्य का स्राव करती है, उसके बाद है वसा ग्रंथि फैट ग्लैंड ये त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथि है। उसके बाद काउपर ग्रंथि ये ग्रंथि जो है वो स्तनियों के नर जननांगों के सहायक ग्रंथि है। काउपर ग्रंथि नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। प्रोस्टेटस ग्रंथियां ये भी नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां ये तिलचट्टोर कीटों के मादा जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, यूट्रिकुलर ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि ये मेंढक की त्वचा में म्यूकस का जो स्राव करने वाली ग्रंथि है। ब्रूनर्स ग्रंथियां ये कशेरुक प्राणियों के यूडिनस में सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती है। पैरोटिड ग्रंथि ये शेक मेंढक में पाई जाने वाली विषैली ग्रंथि हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां ये मादा जननांगों के काउपर के समान पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। उसके बाद पेरिनियल ग्रंथि ये खरगोश में पाई जाने वाली ग्रंथि है। फैलिक ग्रंथि ये तिलचट्टे के नर जननांगों की ग्रंथियां हैं। कोलेटेरियल ग्रंथि ये मादा तिलचट्टे के जनांगों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। फीमोरेल ग्रंथि ये सरीसृपों की जंघाओं पर पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। स्तनी ग्रंथियां ये स्तनियों में दूध का स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। तो ये थी प्रमुख ग्रंथियां।
अब कुछ जंतुओं के जीवन काल की बात करें तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु का नाम दे दिया जाता है और उसका औसत जीवन काल पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड ये जो है तो जंतु और उनका औसत जीवन काल कितना है वो। तो सबसे पहले एलिगेटर। एलिगेटर का जो जीवन काल है औसतन 56 वर्ष है। बिल्ली जो है उसका औसतन जीवन काल 21 वर्ष है। कोबरा नाग जो होता है वो 28 वर्षों तक जीवित रहता है। कुत्ते का जो औसत जीवन काल है वो 34 वर्ष है। मेंढक का औसत जीवन काल 5 से 15 वर्ष है। बकरी का औसत जीवन काल जो है वो 18 वर्ष है। घोड़े का 62 वर्ष है। बॉक्स टर्टल का 123 वर्ष है। केचवे का जीवन काल 4 से 10 वर्ष है। बंदर का जीवन काल 25 वर्ष है। व्हेल मछली का जीवन काल जो है वो 40 वर्ष है। ऊंट का जीवन काल 30 वर्ष है। चिंपैंजी का जीवन काल जो है औसत जीवन काल वो 37 वर्ष है। गाय का औसत जीवन काल 16 वर्ष है। हाथी का औसत जीवन काल 57 वर्ष है। जिराफ जो है वो औसतन 33 वर्ष जीवित रहते हैं। चमगादड़ का औसतन जीवन काल जो है 2 वर्ष है। कबूतर का औसतन जीवन काल 10 वर्ष है। टाइजन टोटोयस का जीवन काल 177 वर्ष है। शेर का जीवन काल 29 वर्ष है। मनुष्य का जो जीवन काल है वो कितना रह गया है अब, वो 66 वर्ष रह गया। भेड़ का जीवन काल 18 वर्ष और दरियाई घोड़े का जीवन काल ये रह गया है 40 वर्ष। इधर हम बात कर रहे थे बकरी का जीवन काल 18 वर्ष, घोड़े का जीवन काल 62 वर्ष, बॉक्स टर्टल का जीवन काल 123 वर्ष, केचवे का जीवन काल 4 से 10 वर्ष, बंदर का जीवन काल 25 वर्ष, व्हेल मछली का जीवन काल 40 वर्ष, मोर जीवित रहता है लगभग 15 साल, डॉल्फिन मछली का जीवन काल है 20 वर्ष। तो ये कुछ जो प्राणी थे मतलब कि जंतु थे जिनके जीवन कालों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण। कौन से उपकरण है और क्या काम आते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला, हृदय के संकुचन और प्रसार के समय उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को नापना, हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाना। तो किस संबंध के द्वारा पता लगाया जाता है, हृदय से संबंधित कोई भी जो नापी जाती है तो उसको ईसीजी के नाम से जाना जाता है। सब जानते हैं ईसीजी। इसका जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी जो कि हृदय के संकुचन प्रसार के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को नापती है और हृदय से संबंधित किसी भी विकार का पता लगाती है। उसके बाद मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करना तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करना। जो दिमाग के अंदर जो विद्युत क्रियाएं होती हैं उनको निरूपित करना और दिमाग की रोग का जो है पता लगाना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ ईईजी। उसके बाद है विभिन्न जैव रासायनिक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच जब करवाई जाती है तो वो करवाई जाती है ऑटो एनालाइजर के द्वारा। ऑटो एनालाइजर के द्वारा। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यतया या विकृति का पता लगाना हो या शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे लेकर कंप्यूटर में विश्लेषण करना हो तो उसको कहते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन यानी कि कम्प्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग। इसके अलावा हृदय की गति कम होने पर उसे सामान्य गति में लाने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त किया जाता है उसको कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर जो कि हृदय की गति को सामान्य स्थिति में लाने के लिए ये उपकरण काम में लिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। तो ये आप देख रहे होंगे ये सारे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए, देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो को जो कि प्रश्नों से संबंधित है। लगभग 800-900 प्रश्न इस मतलब जो है ये सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।